Hello all. Today we are going to discuss about the theme of the God of Small Things. It's a very important novel for paper 7, that is Indian English Literature. तो आज हम इसमें थीम की बात करने वाले हैं. अगर आप इस पे if the screen is clearly visible to you, बेसिकली ये नॉवेल जो है वो 5 थीम से डील करती है. द फर्स्ट इज फैमिली एंड सोशल ऑब्लिगेशन. Second is Indian politics, society and class. Third is love and sexuality. Fourth is change versus preservation. And fifth and the most important is small things. देखिए, जब भी आपसे एग्जामिनेशन में थीम का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट टू टॉक अबाउट द स्टोरी. You need to point out what are the themes, what are the key concepts that has been discussed in the novel. तो वो कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स है जो नॉवल में डिस्कस किए गए हैं, किन किन चीजों को नॉवल एड्रेस करती है, तो ये चीज आपको पॉइंट आउट करना होता है. अगर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट अरुंधति रॉय जो जिस पे वो डिस्कस करती हैं, इट इज अबाउट फैमिली एंड सोशल ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन सिंपली मीन्स कि आप किसके प्रति कितना ऑब्लाइज्ड हैं, आपका उत्तरदायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बनती है. तो हर आदमी की लाइफ में 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक होती है. पहला होता है सोसाइटल नॉर्म्स के प्रति या सोसाइटी के प्रति, एंड द सेकंड वन इज अबाउट द फैमिली. फैमिली में बाकी सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती हैं. सोसाइटी में आपका कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सारी चीजें आ सकती हैं कि रिलीजन के प्रति आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ऑब्लिगेशंस है, अपनी कास्ट के प्रति क्या ऑब्लिगेशंस है. सो these are the themes that has been discussed by Arundhati Roy in this novel. फैमिली एंड सोशल ऑब्लिगेशन में पहला पार्ट अगर देखें तो जैसे वेलुथा का जो फादर है वो सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है बजाय फैमिली के, बिकॉज वेलुथा का फादर, व्हेन वेलुथा एंड अमू हु इज द वेलुथा और अमू का अफेयर होता है. वन मोर डिस्क्लेमर फॉर दिस वीडियो, इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द स्टोरी इट विल बिकम क्वाइट टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थीम. So I strongly suggest that you should watch summary from any of the channel and then try to have watch this video. तो अगर आप समरी नहीं जानते तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा ये वीडियो समझना. तो वेलुथा और अमू का अफेयर होता है बेसिकली. तो वेलुथा और अमू का अफेयर होता है. वेलुथा लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, अमू अपर कास्ट से बिलोंग करती है, लैंडलॉर्ड है. और वेलुथा का जो फादर है वो वेलुथा को सपोर्ट करने की बजाय उसकी माँ के पास यानी कि अम्मू के माँ के पास जाता है इसलिए कि वेलुथा को मार दिया जाए. इट सिंपली मीन्स कि वेलुथा का जो फादर है वो सोसाइटल नॉर्म्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है बजाय फैमिली लव के, यानी कि सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है. सेकेंड इज अबाउट मैमेचीज डबल स्टैंडर्ड. जो मैमेची है यानी कि जो अमू की माँ है उसके डबल स्टैंडर्ड्स है. सन के लिए वो अलग सोशल ऑब्लिगेशंस है, उसके फैमिली ऑब्लिगेशंस है, और डॉटर के लिए जो उसका बिहेवियर है वो डिफरेंट है. अगर आप सन की बात करें तो मैमेची का जो सन है चाको, उसके कंपैरिजन में देखें तो वो सोसाइटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है जबकि फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि चाको जब मैरिज कर लेता है मार्गरेट से तो इससे मैमेची को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उसकी डॉटर अमू का अफेयर होता है वेलुथा से तो इससे मैमेची को बहुत प्रॉब्लम है. इट सिंपली शोज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द मैमेची. जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक इशू जो है वो अरुंधति रॉय रेज कर रही हैं. तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अमू खुद का बिहेवियर, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. तो जो अमू का बिहेवियर है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कंसीडर करने के लिए. समटाइम्स शी बिहेव्स एज अ लविंग मदर. वो कई बार इस तरीके से बिहेव करती है जैसे मतलब शी लव्स हर ऑफ स्प्रिंग्स, वेदर इट इज एस्था और राहेल. एस्था और राहेल में एस्था जो है वो एस्था और राहेल के बीच का भी लव है, और एस्था और राहेल दोनों को अमू प्यार करती है, बट समटाइम्स शी बिहेव एज एन अनप्रेडिक्टेबल वुमेन. यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल के स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो अनप्रेडिक्टेबल वुमेन की तरह वो बिहेव करती है. और एक वो कमेंट पास करती है एक बार कि ये दोनों बच्चे जो हैं, जो दोनों चिल्ड्रन हैं एस्था और राहेल, ये मेरे गले में मिल स्टोन की तरह बांध दिए गए हैं, which means two heavy stones with whom she cannot move.
तो ये दो पत्थर की तरह बांध दिए गए हैं जिनको लेकर के वो कहीं जा नहीं सकती है। कंसर्न सिंपल सा ये था कि अगर ये दो बच्चे नहीं होते तो वो कहीं भी जा सकती थी। ये उन बच्चों को बहुत हर्ट करता है। अगर ये कमेंट शायद पास ना किया गया होता तो वो बच्चे निकल करके जाते ही नहीं उस नदी के किनारे, और ना ही उनकी जो एक कजन होती है वो डूब के मरती। सो विच मेक्स ये इसलिए भी ये सेंस क्रिएट कर रहा है कि जो स्मॉल थिंग्स है, स्मॉल थिंग्स हैज लार्जर सिग्निफिकेंस। सो द फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट क्लियर कि फैमिली और सोशल ऑब्लिगेशन का थीम इस नॉवल में डिस्कस किया जा रहा है। वेलुथा के फादर का जो है वो सोसाइटल नॉर्म्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, फैमिली लव को कम। मैमेचीज का डबल स्टैंडर्ड, और अमू लविंग मदर होने के बावजूद भी कई बार अनप्रेडिक्टेबल वुमेन की तरह बिहेव कर जाती है, और ऐसा बिहेव कर जाती है जिससे उनके बच्चों को लगता है दैट देयर मदर डोंट लव हिम, लव देम एक्चुअली। सेकंड जो थीम का पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड क्लास। देखिए, इस नॉवेल को बुकर प्राइज देने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि ये बहुत सारे थीम्स को इलाबोरेट करता है और बहुत सारे थीम से डील करता है। एक फैमिली के सिर्फ 2 दिन की कहानी, क्योंकि ज्यादातर इवेंट्स जो हैं वो 1969 में एक दिन में घटते हैं और फिर 1993, यही नॉवेल का टाइम स्पैन है। तो 1969 में एक दिन वो घटना और फिर 1993 में एक दिन की का जो इंसिडेंट है वही इस नॉवेल का इंसिडेंट है। और उसके बावजूद ये बहुत सारे थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जिसमें पॉलिटिक्स, सोसाइटी, क्लास, फैमिली एंड सोशल ऑब्लिगेशन हमने डिस्कस किया है। तो फिर इंडियन पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड क्लास की अगर हम बात करें तो क्लियरली दिखाया गया है, केरला की कहानी है, एमएनएम नाम की जगह है, और वहां पे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बढ़ने का सिंपल सा मतलब यह है कि लैंडलॉर्ड और लेबर के बीच का जो कनेक्शन है वो चेंज होगा, यानी कि लैंडलॉर्ड अब उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाएंगे लेबर के साथ जैसे वो पहले किया करते थे। कैपिटलिस्ट मेंटालिटी नहीं रह जाएगी। लेबर राइट्स जो है वो ज्यादा बढ़ेंगे। इसका सिंपल जैसे जो पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व है, जो उनकी जो एपे फैमिली है, जो अमू की फैमिली है, उनका एक फैक्ट्री है, वहां पे भी सिचुएशंस क्रिएट होंगे। उसी फैक्ट्री में वेलुथा काम भी करता था, अगर इफ यू हैव द आइडिया ऑफ स्टोरी। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का बढ़ना क्लियरली दिखाया गया है, और यह किस तरीके से एक फैमिली को इम्पैक्ट करता है, एक इंडिविजुअल को एक आइडियोलॉजी किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, इट वी कैन क्लियरली सी इन दिस नॉवेल। सेकेंड पार्ट इज अबाउट द कास्ट सिस्टम। हिंदू कास्ट के जो हिंदू कास्ट नहीं, हिंदू रिलीजन के जो लव लॉज हैं। लव लॉज का सिंपल सा मतलब यह है कि जो सोसाइटी द्वारा, जो हिंदुइज्म द्वारा जो नियम बनाए गए हैं कि इंटरकास्ट अफेयर या मैरिजेस अलाउड नहीं है, उसको ये नॉवेल कहीं ना कहीं ओवरशैडो करने की कोशिश करता है, और इन चीजों का क्या इम्पैक्ट है वो दिखाता है कि इंटरकास्ट अफेयर अगर हो रहे हैं, मैरिजेस हो रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सेकेंड चीज, लव लॉज को बाईपास करने का एक पॉइंट ये भी है, जैसे अगर गर्ल अपर कास्ट की है और जो बॉय है वो लोअर कास्ट का है तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट होंगी। तो ये पॉइंट को भी ये नॉवेल बहुत क्लियरली इलेबोरेट करने की कोशिश करता है, बिकॉज द गर्ल अमू बिलोंग्स टू द अपर क्लास एंड द बॉय हु इज वेलुथा, ही बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट। फिर अगर आप सोसाइटी की बात कर ले तो ये जिस फैमिली की स्टोरी है, विच इज अ सीरियन क्रिश्चियन फैमिली, और ये कई बार नॉवेल में बहुत क्लियरली इलेबोरेट किया जाता है दैट द फैमिली इज हैविंग अ क्रिश्चियन बिलीफ, कि उस फैमिली का जो बिलीफ सिस्टम है वो क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम है। ये नॉवेल में कई बार इलेबोरेटेड है। फिर एस्था और राहेल की अगर बात करें, चूंकि अमू की जो शादी हुई होती है वो बाबा नाम के एक आदमी से हुई होती है, हु इज ए हिंदू। That is why we can consider Estha and Rahel half Hindu and half Christian. तो सोसाइटल जो सोसाइटी में जो बहुत सारे रिलीजन्स हैं, सीरियन क्रिश्चियन और हाफ हिंदू और हाफ क्रिश्चियन, ये वाला पॉइंट बहुत ही क्लियरली इलेबोरेट होके आता है। It simply means with the story of a family, Arundhati Roy is capable of exploring the theme of Indian politics with the help of Marxism and also the theme of society and class. तो एक फैमिली की स्टोरी के जरिए इंडियन पॉलिटिक्स, सोसाइटी और क्लास के थीम को भी बहुत अच्छे से इस नॉवेल में एक्सप्लोर किया गया है। अगला पॉइंट जो है वो है आपका लव और सेक्सुअलिटी से रिलेटेड।
लव और सेक्सुअलिटी में 4 पॉइंट्स आ सकते हैं। पहले तो इसमें जो लव दिखाया गया है वो इट इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड हेट्रेड, कि अगर आपके आसपास बहुत पॉलिटिक्स बहुत चल रही हो, हेट्रेड बहुत ज्यादा हो, सोसाइटल नॉर्म्स बहुत रिजिड हो, उसके बावजूद भी लव प्रिजर्व कर सकता है, ये इस नॉवल में दिखाने की कोशिश की गई है। दैट लव इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड हेट्रेड, इट इज द स्मॉल मोमेंट्स which are being enjoyed by those characters. So पहला सबसे लव दिखा लेते हैं एस्था और राहेल का। एस्था और राहेल सिबलिंग्स हैं, दोनों ट्विंस भी हैं, एक ही माँ से जन्म लिए हैं, दे आर सिबलिंग्स एज वेल, बट स्टिल नॉवेल के एंड में दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। सो इट क्रॉसेज, मतलब ये अरुंधति रॉय इसके जरिए शी क्रॉसेज द बाउंड्रीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सोसाइटी, and that is what she has tried to establish. दूसरा पॉइंट जो है जो आपको बहुत क्लियरली समझना होगा कि सेक्सुअलिटी और लव का जो वायलेंट फॉर्म है वो भी इस नॉवेल में क्लियरली आता है। जैसे जो मैमेचीज का हस्बैंड है पेपेची, द हस्बैंड ऑफ मैमेची विच इज पेपेची, वो बहुत बुरी तरीके से बीट करता है मैमेची को। सेकंड इज बाबा जो है वो अमू को बहुत बुरी तरीके से बीट करता है, यानी अमू का जो हस्बैंड है। तो अमू की माँ जो है वो एक्सप्लॉइट हो रही है अमू के फादर के द्वारा, अमू खुद एक्सप्लॉइट हो रही है बाबा के द्वारा, और एस्था जो है वो भी एस्था मोलेस्ट होता है, एस्था इज अ बॉय, वो मोलेस्ट होता है जब वो सिनेमा हॉल देखने जाते हैं तो वहां एक ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक सेलर है, उसके द्वारा एस्था को मोलेस्ट किया जाता है, जिसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है उस बच्चे पे। अगर वो मोलेस्ट ना हुआ होता तो शायद नॉवेल क्रिएट ही ना हो पाती, क्योंकि वो लोग फिर भागते ही नहीं। उसके मन में इतना डर बैठ जाता है जब वो घर भी आ जाता है कि वो ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक सेलर जो है वो उसके घर आ जाएगा। सो द सेकेंड इज द सेक्सुअलिटी एंड द वायलेंट फॉर्म। The third part is between love between अमू एंड वेलुथा। ये भी अमू और वेलुथा का जो लव है वो सोसाइटल नॉर्म्स से परे है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो अमू और वेलुथा का जो लव है वो सोसाइटल नॉर्म से बिल्कुल ही परे है। क्यों? बिकॉज अमू बिलोंग्स टू द लोअर सॉरी अपर क्लास एंड वेलुथा बिलोंग्स टू द वेलुथा इज एन अनटचेबल। तो एकदम एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। बट यहीं पे साथ ही साथ कॉन्ट्रास्ट ऑफ वायलेंस एंड लव भी हमको दिखता है। जैसे जो अमू का पहला सेक्सुअल इनकाउंटर वेलुथा के साथ है, उसका डिस्क्रिप्शन अरुंधति रॉय में बहुत ही पोएटिक तरीके से और बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए लिखा है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट चेंज वर्सेस प्रिजर्वेशन, ये चौथा पॉइंट है जो थीम जिससे ये नॉवेल डील करती है। मतलब ये है कि अरुंधति रॉय ने इस नॉवेल में ये बताने की कोशिश की गई है कि चेंज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट चीजों को प्रिजर्व भी किया जा सकता है। पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व एक बहुत बड़ा सिंबल है चीजों को प्रिजर्व किए जाने का। कास्ट सिस्टम 1969 से लेकर के 93 तक के स्टोरी है। पूरे नॉवेल में 1969 में जो कास्ट सिस्टम है 93 में भी लगभग वैसा ही बना हुआ है। लोगों का जो जेंडर को लेकर के डबल स्टैंडर्ड सोच है वो भी 1969 और 1993 में बिल्कुल सेम बनी हुई है। तो ये पॉइंट आपको मेंशन करना है, क्योंकि जो स्टोरी अनफोल्ड होती है तो उसमें दिखाया जाता है कि अभी भी जो जेंडर मीन्स इवन इन 1993, पहले स्टोरी 1969 का बैकड्रॉप में है, इवन इन 1993 द डबल स्टैंडर्ड, द जेंडर डबल स्टैंडर्ड इज एग्जिस्टिंग। इट मीन्स कि जो सन और डॉटर का जो फर्क है, जो मेल और फीमेल के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा, प्रिजर्वेशन में हिस्ट्री हाउस नाम की जो जगह है जो नदी के उस पार है उसको होटल बना दिया जाता है। तो चेंज तो वो होता है लेकिन सिर्फ उसका नाम चेंज है, और वहां पे जैसे एस्था की घड़ी एग्जैक्टली वही रखी हुई है। तो ये एक सीन आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज अबाउट स्मॉल थिंग्स। स्मॉल थिंग्स मतलब अगर आप पूरे नॉवेल में देखें तो वो छोटे छोटे इंसिडेंट ही हैं जो बहुत बड़े बड़े चीज लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। ये इसका थीम है जो जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज व्हाई द टाइटल इज गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। So I hope you have understood the theme of this particular novel, God of Small Things by Arundhati Roy.
If it helps you, you can subscribe our channel, and for any other assistant, you can directly contact us at the given number. Thank you for watching the video. Have a good day.